इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री बिमला प्रसाद दास जी। मॉडरेशन करेंगे उसका, और वक्ता के रूप में, विद्वान वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे श्री क्रांति प्रकाश जी, जो जैविक खेती अभियान के संस्थापक अध्यक्ष हैं। सोमव्रत दास गुप्ता, जिनका उद्घाटन सत्र में सम्मान हुआ, वे एक रिसर्च स्कॉलर हैं, शोधकर्ता हैं, वे रहेंगे। मुजफ्फरपुर में DRA बिहार यूनिवर्सिटी के केंद्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी जी इस सत्र में रहेंगे। मैं अभिषेक रंजन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि सभी विद्वान वक्ताओं को और न्यायमूर्ति बिमला प्रसाद दास जी को मंच पर लाने का कष्ट करें। सोमव्रत दासगुप्ता जी, डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी जी सदन में उपस्थित हैं, तो मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर रामानुज लोहिया रिसर्च फाउंडेशन, आपसे आग्रह है कि अतिथियों का अंग बस से आइए स्वागत करेंगे। डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी जी का स्वागत आप स्वयं करें जी। और सोमव्रत दासगुप्ता जी का भी स्वागत किया जाए जी। इस सत्र का पूरा विषय मैं आप सबके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। थोड़ा लंबा विषय है। विषय है परिवार और समाज पर भारी पड़ती राज्य, सत्ता और बाजार। पानी, मिट्टी, हवा और स्वयं पृथ्वी को बचाने की कोई व्यावहारिक समाजवादी योजना भी है क्या? तो इस विषय से अगर जितना हम समझ सकते हैं वो यही है कि एक तरफ बाजार है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, और दूसरी तरफ अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती हुई खाई है, डिजिटल डिवाइड है। अगर हम ये मान के चलें कि हर हाथ में मोबाइल आ चुका है और डिजिटल डिवाइड समाप्त हो चुकी है, तो उसके भी तमाम विसंगतियां हम देख सकते हैं। लेकिन पर्यावरण को अगर बहुत संक्षेप में हम थोड़ा दृष्टि डालें तो देखिए कि 1970 के दशक की शुरुआत में जब वैश्विक सम्मेलन होते हैं पर्यावरण के, और उन सम्मेलनों का परिणाम अभी तक क्या निकला, चाहे वो क्योटो का हो, चाहे ब्राजील का हो, और चाहे जितने भी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन अभी तक हुए, उन सब में हम देखते हैं कि जो विकसित देश हैं, खासतौर पे नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है, अमेरिका, वो साफ साफ कहता है कि ये जितना भी पर्यावरण का संकट है वो अविकसित देशों के कारण है। जबकि हम सब लगातार कहते आए हैं कि संसाधनों का उपयोग या दुरुपयोग सबसे ज़्यादा पश्चिमी दुनिया ने किया है, यूरोप ने किया है, अमेरिका ने किया है, और जितनी भी पर्यावरण का संकट है, चाहे वो ओजोन परत में छेद की बात हो, चाहे वो बर्फ़ पिघलने की बात हो अंटार्कटिका की, या फिर दिल्ली जैसा शहर जिसकी आबो हवा अभी 4 दिन पहले बिगड़ गई और देश के दिग्गज पत्रकार दिल्ली छोड़कर लखनऊ का रुख कर रहे हैं, समुद्र की स्थिति देखें, तो इस पर बोलने के लिए तो एक
लंबा सत्र हमारे पास है। मैं चाहूँगा कि यदि आप विद्वान वक्ताओं में से यहाँ पर कोई इसका मॉडरेशन करें तो मैं श्रोताओं की दीर्घा में अपना स्थान चिंता मुक्त होकर ग्रहण कर सकता हूँ। और मुझे लगता है चौधरी साहब, डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी जी इसका ठीक से मॉडरेशन कर पाएंगे और हम सब इस ज्ञानवर्धक सत्र का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब को। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र के हमारे मॉडरेटर परम आदरणीय न्यायमूर्ति विमला साहब, हमारे स्पीकर जो मंचासीन हैं और सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जन, ये राष्ट्रीय चिंतन में आए राष्ट्र के विभिन्न भागों से प्रतिभागीगण, मैं आज द्वितीय सत्र में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में जलवायु से संबंधित जो समस्याएं हैं, आप सभी अवगत हैं और हम सभी इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। इस ओर ध्यान आकृष्ट करना परम आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अगर सही होगा तब हम अच्छे ढंग से जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य को कर पाएंगे, और स्वास्थ्य अच्छा तब होगा जब हमारा जलवायु पर्यावरण शुद्ध होगा। आज अपने देश में ये इतनी बड़ी समस्या है कि हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली अभी पूरा विषाक्त हो गया हुआ है। वहाँ का वातावरण आप सभी जानते हैं कि कितना प्रदूषित हो चुका है। आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से ये पढ़ने को और देखने को मिलता है कि दिल्ली में अब निवास करना बहुत कठिन सा प्रतीत हो रहा है। यह हुआ क्यों और इसका निदान क्या है? इस कैसे ये ठीक होगा कि हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और हम सभी स्वस्थ रह करके राष्ट्र की सेवा करेंगे या जिनको जो निर्धारित दायित्व मिला है उसको पूरा करेंगे। इसके लिए आप सभी जानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में जितनी भी सुविधाएं थी, ये तो कहा जाता है कि बहुत पिछड़ापन था। आज हम बहुत विकसित हो गए हैं, लेकिन आप अगर इस पर विचार करें तो पाएंगे कि एक तरफ तो हम विकसित हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि सड़कें हुई है, अच्छी विद्युत की उपस्थिति हुई है और हमारा ज्ञान का भंडार भी बढ़ा है। लेकिन कुछ जो प्राचीन काल का हमारा जो खान पान था, जो हमारा सिस्टम था, जीवन यापन करने की जो विधियाँ थी, वो सब समाप्त होती जा रही है और इसके कारण हम सभी इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो आज जो इस राष्ट्रीय विचार मंथन की ओर हम लोग इस पर प्रकाश डाल रहे हैं इस महत्वपूर्ण सत्र में, तो इसके लिए एक एक नागरिक हम लोग जिम्मेवार हैं कि कैसे ये ठीक होगा। अब पौधा कटते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जितनी योग्य भूमि थी, जो उपजाऊ भूमि थी हमारी, सब पर विकास के नाम पर भवनें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं और पौधा पेड़ जो थे पेड़ काटे जा रहे हैं। इसी का दुष्परिणाम है कि आज ग्लेशियर की जो समस्या है, पोल्यूशन की जो समस्या है, ये काफी विनाशकारी रूप धारण करने जा रहा है। तो इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। हम सभी आज इस महत्वपूर्ण तिथि पर जो आज रवि राय साहब का जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं, इस पर हम लोग संकल्प लें कि कम से कम अपने एक माह में एक पौधा, एक पेड़ जरूर लगाएं। ये संकल्प लेना आज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी रवि राय जी के जन्म शताब्दी से। इससे हम लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे जनरेशन को भी लाभ होगा। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारा वातावरण जो दूषित हो रहा है वो बचेगा और वातावरण शुद्ध होगा। प्राचीन विधाएं जितनी थी, चाहे हम थोड़ा लोक कला से भी जुड़े हुए हैं, फोक संगीत से, तो लोक कला में भी जो
उसमें गाना गाए जाते थे, जो बातें कही जाती थी वहाँ के लोक भाषा में, जिस प्रदेश का जो लोक कला है उसकी अपनी भाषा में उसको गायन किया जाता है, आप सभी जानते हैं। उसमें भी हमारे खान पान, रहन सहन, हमारे आतिथ्य सत्कार इत्यादि का बहुत महत्वपूर्ण ढंग से दर्शाया जाता था उस गायन के माध्यम से। आज इसकी भी कमी हो रही है। हम लोग अपने बिहार राज्य में गांव जवान एक रजिस्टर्ड संगठन है, जिसके माध्यम से उसमें काफ़ी समाजवादी लोग भी हैं पुराने, और हाँ आप सभी जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य के समाजवादी, प्रख्यात समाजवादी जो स्वर्गीय राजनारायण जी के सानिध्य में रह चुके हैं, इस सभागार में उपस्थित भी हैं श्री क्रांति प्रकाश जी। हम लोग अक्षय नवमी पर राजनारायण जी की जयंती भी मनाते हैं मुजफ्फरपुर में, और वहाँ समाजवादी लोग आते हैं, विचार विमर्श होता है, इस तरह की गोष्ठियाँ होती रहती है। तो इस लोक कला के माध्यम से हम लोग पुराने लोक विधा जो है उसको संजोने का काम कर रहे हैं। उसका डायरेक्ट संपर्क जलवायु से है, पर्यावरण से है। अगर उसको आप विचार करेंगे और देखेंगे, पाएंगे कि लोक कला में जो विधा पहले जो समाप्त हो गई, इधर उड़ीसा में भी अपना अलग लोक कला का विधा है, बिहार का अलग है, सब जगह का अलग अलग लोक कला का विधा है। उसको संजोने से भी हमारा पर्यावरण जो है उसको शुद्ध किया जा सकता है। उसमें पौधारोपण, पेड़ रोपण, और हमारे यहाँ जो शादी विवाह होती थी, आज भी जो विवाहें होती है तो उसमें पेड़ का पूजा होता था। महुआ का पेड़ का पूजा, आम का पेड़ का पूजा, और उस पूजा कुम्हार का चाक जिस पर मिट्टी के बर्तन गढ़े जाते थे उसकी पूजा। इसका डायरेक्ट संबंध हमारे पर्यावरण से है। जो हमारे पर्यावरण को बचाने के विधि से उसमें उन्नत विधि को बताया गया है, दर्शाया गया है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा देश तब रहेगा जब हमारा जलवायु ठीक होगा, हमारा प्रदूषण जो अभी बढ़ गया उसको मुक्त करेंगे, प्रदूषण मुक्त समाज बनेगा। वो प्रदूषण मुक्त समाज तभी बनेगा जब हम विचार को पहले प्रदूषण से बचाएंगे, और विचार का प्रदूषण से बचने का उपाय इसी तरह का विचार गोष्ठी है जो आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं विभिन्न भागों से। विचार में प्रदूषण जो आता है, इस गोष्ठी में आने से उस तरह के प्रदूषण को साफ कर दिया जाता है। अब रविदास जी का जीवन पर अभी जो हम लोग पिक्चर देखे पूर्व के सत्र में, कितनी बड़ी बड़ी बातें उसमें आई है। यहाँ तक कि हम अभिषेक रंजन जी को इसके लिए बहुत बधाई देते हैं कि जो 4 दिनों का सत्र होता वो उस फिल्म के माध्यम से एक दिन में हम लोगों को समझने और बुझने का मौका मिला। इसके लिए खासकर हम अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। इस तरह का आयोजन हर एक प्रांत में ये कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। और पर्यावरण को बचाना, इस पर भी जो स्मारिका छपे अगली, उसमें पर्यावरण पर लेख आमंत्रित कीजिए। पर्यावरण और खेती के संस्थापक यहाँ बैठे हुए हैं क्रांति प्रकाश जी, उनका पत्रिका जो है उसे निकलता है, उसमें पर्यावरण पर हम लोग लिखते हैं, उसके सह संपादक के रूप में मैं भी काम करता हूँ। और पर्यावरण बचाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। आज इस महत्वपूर्ण तिथि पर, आज महामना की तिथि पर रवि राय जी के जन्म शताब्दी के सच्ची श्रद्धांजलि और लोहिया जी के विचारों से ओतप्रोत प्रेरणा स्रोत हम लोग के लोहिया जी रहे हैं। इन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो हमारे महापुरुष के रूप में काम किए हैं, देश के राष्ट्र के हित में काम किए हैं, उससे अवगत कराने का जरूरत है। न्यू जनरेशन को इसी तरह से, इस माध्यम से उनको पता चलेगा कि हमारे लोहिया जी क्या थे, हमारे रवि राय क्या थे, हमारे पटनायक जी क्या थे। तब नया जनरेशन समझेगा कि हमारे बीच में ऐसे लोग रहे हैं और उनके समय हमारा पोल्यूशन इतना नहीं था। आज हम लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में विकसित हो गए, एआई का जमाना आ गया, लेकिन उसकी बहुत सारी दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव मिल रहा है और मिलेगा। जो हमारा प्राचीन वस्तुएं हैं, प्राचीन विधा है, प्राचीन बातें हैं, उसको जीवंत रखने की आवश्यकता है। और हमारे जो महापुरुष हमारे बीच अब नहीं रहे, जो हमारे बीच बता के गए हैं, उनके रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। और हम इसी तरह की गोष्ठी से इस रास्ते को सशक्त बनाएंगे और इसको सफल बनाएंगे। और अभिषेक रंजन जी की तरह एक पहले के वक्ता बता रहे थे कि 10-20 आदमी अगर राष्ट्र में हो जाए तो इस राष्ट्र का जो परेशानी का जो सबब बनते जा रहा है पोल्यूशन, यह भी दूर हो जाएगा। और पोल्यूशन मुक्त होगा, राष्ट्र
तब हम सभी स्वस्थ रहेंगे। और इस तरह का कार्यक्रम के माध्यम से ये होगा, ये हमको आत्मविश्वास है। आज चिंतन हम लोग कर रहे हैं, इस चिंतन के माध्यम से जो मैसेज जाएगा राष्ट्र स्तर पर, उस मैसेज को समाचार पत्रों के माध्यम से या हम लोग जहां से जिस क्षेत्र से आए हैं वहां इस बातों का उल्लेख करेंगे कि हम उड़ीसा में गए थे, वहां भुवनेश्वर में इस तरह के वक्ताओं से हम प्रेरणा लेके आए हैं। इस तरह से हम लोग को करना चाहिए और इस तरह का कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में होना चाहिए ताकि हमारा देश समृद्ध हो और हमारे जो राम मनोहर लोहिया जी और रवि राय जैसे जो महापुरुष रहे हैं, पटनायक जी है, उनका जो बताए गए रास्ते हैं वो मजबूत हो, सशक्त हो और राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र हमारा समृद्ध हो। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अनुरोध किया था कि इस पूरे सत्र का संचालन आप ही करें, लेकिन आपने अपना वक्तव्य दे दिया और आप बैठ गए, लेकिन ठीक है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जी अभिषेक जी। हम लोगों के बीच एक बड़े हर्ष का विषय है और खुशी की बात है कि श्री देवी पद्मश्री श्री देवी देवश्री पटनायक जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका हमने इस फिल्म में भी जिक्र किया है और उनको हम सब लोग मिलके सम्मानित करेंगे क्योंकि और जज साहब के व्याख्यान से पहले हम चाहेंगे कि क्यों सर, हम सब लोग जितने वरिष्ठ लोग हैं सभी सभागार की तरफ से श्री देवी प्रसन्न पटनायक जी को हम लोग सम्मानित करें क्योंकि इन्होंने लोहिया जी को भी देखा है, रवि राय जी को मैंने इन्होंने इनके मतलब आशीर्वाद मतलब साथ में काम किया है, तो ये तो उत्कल गौरव हैं और हमारे बीच हैं। तो इनके आगमन मात्र से इस समारोह की जो संपूर्णता जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो मैं सर नीचे नहीं जाके नीचे। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, ये सुखद सूचना देने के लिए कि श्री देवी प्रसन्न पटनायक जी की गरिमा में उपस्थिति हम सब के बीच में है। हम सब जानते हैं कि पटनायक जी शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय में ओडिया विभाग के अध्यक्ष रहे। बोडो भाषा को महत्वपूर्ण दर्जा दिलाने में भारत सरकार से उन्होंने कितना लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। ओडिया भाषा को सम्मान दिलाने में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रवि राय जी के वे बहुत पुराने मित्रों में से रहे हैं। अगर हम रवि राय जी की आत्मकथा अन्वेषक का आकाश अगर पढ़ेंगे तो कई जगह हमको पटनायक जी का उल्लेख पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। हम सब गौरवान्वित हैं कि इस गरिमामय सदन में उनकी गरिमामय उपस्थिति है। हम सब आपको यहाँ प्रणाम करते हैं, इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जी पटनायक जी बेंगलोर स्थित भाषा के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के संस्थापक निदेशक रहे हैं। भाषा के क्षेत्र में तो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ही, समाजवादी आंदोलन को वैचारिक रूप से पुष्ट करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सब उस संस्मरण से शायद अवगत होंगे कि जिस दिन रवि राय जी का देहांत हुआ, डॉक्टर सरस्वती स्वाइन जी उस जगह पर आ नहीं रही थी। तब सिर्फ देवी प्रसन्न पटनायक जी ही थे जिन्होंने एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा, सरस्वती जी इसके बाद रवि राय जी फिर दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तब सरस्वती जी
चल के आई, अंतिम दर्शन किए। अन्यथा हम सब समझ सकते हैं कि जीवन में इतना लंबा साथ और जिसके प्रभाव में रवि राय जी रहे तो वो किस मनोदशा में रही होंगी। तो हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देवी प्रसन्न पटनायक जी आज इस सभागार में दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में हम सब के बीच में मौजूद हैं। और ये तो ठीक वैसा ही है कि महाभारत में जब कुछ गलतियों के कारण पांडवों को नरक में जाना पड़ा, तब वहाँ से जब चलने लगे युधिष्ठिर तो नरकवासियों ने कहा कि हे धर्मराज, कुछ क्षण और ठहर जाओ, तुम्हारे आने से हमको बड़ी शांति मिली है। पटनायक जी, आपके आने से हमको वैसी ही शांति मिली है। आप जितनी देर ठहरेंगे हम सब के लिए उतनी ही शांति का एक कारण आप बनेंगे। मैं इस सत्र को आगे बढ़ाता हूँ। पर्यावरण जो विषय बड़ा जटिल कर दिया है, वो पर्यावरण तक भी सीमित नहीं है। उसमें पानी, मिट्टी, हवा और स्वयं पृथ्वी को बचाने की कोई व्यावहारिक समाजवादी योजना है भी क्या। और साथ साथ ये भी है कि जो राज्य सत्ता और बाजार है, ये परिवार और समाज पर भारी पड़ रहा है। और इस वाक्य के इस आधे वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि इस समय दुनिया में 4 ताकतें हैं। पहली सरकार, दूसरा मीडिया, तीसरा बाजार और चौथी लोक सत्ता। लेकिन आप देखिए कि राज्य सत्ता, मीडिया और बाजार ने आपस में एक ऐसा गठजोड़ किया है कि जो जनता है वो अपने आप को अकेला और असहाय पा रही है। तो ये जो गठजोड़ है ये किस तरह से टूटे, कैसे ये जन पक्षधर बने। बाजार का अपना महत्व है, लेकिन हम पिछले कई दशक से जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से भारत में, दुनिया में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ रही है, गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और वो आंकड़े यहाँ पर आप सबको मालूम है कि किस तेजी से भारत में पूंजीपतियों की और दुनिया में अरबपतियों की और धनी लोगों की संख्या बढ़ी है। लेकिन उसी अनुपात में जिस तरह से गरीबी बढ़ी है, उसमें रवि राय अपनी किताब में कहते हैं कि हमने, लोहिया जी ने और हम सब ने तो ये सपना देखा था कि अधिकतम और न्यूनतम आमदनी के बीच में 1 और 10 का अनुपात होगा। 10 गुने से ज्यादा अगर किसी को 1 रुपया मिल रहा है तो अधिकतम किसी को 10 रुपया मिल सकता है। लेकिन अभिषेक जी का फोन यहाँ पर है, अभिषेक जी फोन ले जाएंगे। लेकिन आज रवि राय जी की उस किताब को पढ़ते हुए, कब उन्होंने लिखी होगी, आज से कितने वर्ष पहले, 2-2.5 दशक पहले, वो लिख रहे हैं कि 1,90,000 गुना अंतर दुनिया के सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमी की आमदनी के बीच में है। तो इसका एक अर्थ तो ये हुआ कि कितना उपभोग प्राकृतिक संसाधनों का और कितना मनुष्यों का शोषण किस कदर हो रहा है या हुआ होगा, और उसका पर्यावरण से सीधा सीधा संबंध हम सब देखते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये जो रेलें बिछी भारतवर्ष में, ये भारतीय लोगों के कल्याण के लिए तो बिछी नहीं थी। ये तो यहाँ की लकड़ी को, यहाँ के संसाधनों को यूरोप में और इंग्लैंड में ढोने के लिए बनी हुई थी। और ये जो सड़कें अब आ रही हैं, उसमें कभी शायद धूमिल ने कहा सड़क तुम अब आई हो जब गांव पूरा शहर जा चुका है। तो ये जो सड़कें अब आई हैं, किसके लिए आई हैं? हमको तो लगता है बाजार के लिए आई हैं। बाजार वहां पहुंचना चाहता है, और किस तरीके से पहुंचना चाहता है कि वो 100 रुपए की कोई चीज है तो वो कहते हैं आपकी जेब में 100 रुपए नहीं है, 50 होंगे, 50 नहीं है तो 25 होंगे, 1 रुपया होगा तो वो 1 रुपए का भी वो उत्पाद बना रहे हैं, और सब जो है समेट के ले जाना चाहते हैं। इस तरह से रिटेल मार्केट पूरा, जो हम लोगों के व्यापारी थे, किराना व्यापारी, वो किस तरह से आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संजाल में फंसे हैं, हम सब जानते हैं। उस पर लंबी चर्चा करने की बात नहीं है, मैंने सिर्फ उस विषय को खोला है। और इसीलिए इस विषय की तरफ आते हुए मैं बहुत आदर के साथ हमारे बीच सबसे नौजवान जो विद्वान वक्ता हैं, श्री सोमव्रत दासगुप्ता जी, उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ।
नमस्कार। सबसे पहले मैं आभारी हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन का, ये आज हमको इधर बुलाया है, हमको अनोखा सम्मान दिया है, इसलिए हम अभिषेक रंजन जी के पास भी आभारी हूँ। आपको मैं प्रणाम प्रकट करता हूँ। आज रवि राय जी के ऊपर इधर जो प्रोग्राम हो रहा है, आज एक फिल्म दिखाया गया और भारत के समाजवादी आंदोलन के ऊपर जो उन लोगों का काम था उसको देखकर हमारा मन में एक विचार आया कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर काम करते थे। तो एक चीज हम देखा है, रविंद्रनाथ टैगोर सारे पूरा जिंदगी जो शांति निकेतन बनाया उसमें एक बात सबको बोला और सबको बताया कि पूरा शांति निकेतन का जो कल्चर था वो पूरा इंडिया का कल्चर मिला के तैयार हुआ है। उसमें बंगाल है, उसमें साउथ इंडिया है, उसमें उड़ीसा है, उसमें बिहार है। और आप लोग जानते हैं बिहार के मशहूर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी रविंद्रनाथ के आह्वान पर शांति निकेतन में पूरा जिंदगी बिता दिया था। उसके एक लेखनी जो था रविंद्रनाथ टैगोर का रक्त करबी, उसका हिंदी अनुवाद किए थे लाल कनेर। इसमें प्रकृति का उत्तम प्रयोग था, प्रकृति का बात कहा गया था। हलकर्षण उत्सव शांति निकेतन में आज भी मशहूर है। जो प्रकृति को लेकर भारतीयों का जो सोच है, भारत महादेश का जो सोच है वो यूरोप से अलग है। सब बोलता है कि भारत में जो प्रकृति का पूजा वो बैकवर्ड क्लासों में है, वो बैकवर्ड चिंतन है। लेकिन रविंद्रनाथ उस समय ही समझ गए थे कि बैकवर्ड नहीं है। डॉक्टर लोहिया उधर से ही शुरू किया था। देखिए, जब हम लोग का इधर समाजवादी आंदोलन का पहले समय पुष्टिकरण हो रहा था, तब कार्ल मार्क्स के चिंतन इधर आए और सब कार्ल मार्क्स को लेकर सोचा कि इसी तरीका से भारत का समाजवादी आंदोलन चलेगा। लेकिन लोहिया जी ने उसको इनकार दिया था, किस लिए कि उसमें कार्ल मार्क्स के जो थ्योरी थे उसमें तो अर्थनैतिक चिंतन था, लेकिन भारत का जो अर्थनैतिक चिंतन है यूरोप से मिलता नहीं है। ये लोहिया जी ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से बोला था। लेनिन के किताब के बारे में लोहिया जी बोलते हैं कि उधर सब तो बोल दिया, लेकिन जो इंडिया को चूज कर अपने अर्थनैतिक पॉलिसी को आगे बढ़ाया यूरोप, ये नहीं बोला गया है। लोहिया जी सबसे आज देखिए, जब शशि थरूर का किताब निकलता है उसमें भी वही बात बोला जा रहा है कि इंग्लैंड का इतना अर्थनीतिक उन्नति, इसके पीछे इंडिया का शोषण है, भारत का शोषण है। आज लोहिया जी नहीं है, तब भी उसका चिंतन, उसका मनन हम लोगों का दिल में है। यही लोहिया है। शायद उसका जाने के बाद ही, आज इतना साल पहले बाद लोहिया जी क्या थे और लोहिया जी का चिंतन क्या था, आज हम लोग का महसूस हो रहा है। आज इस समय पर इधर उपस्थित होने के बाद हम देख रहे हैं सारा देश से, पूरा इंडिया से प्रतिनिधि आए हैं। तो लोहिया जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सबका चिंतन से उसमें तो फर्क था, लेकिन एक विषय एक है। वो बोलता है कोई उड़िया, बंगाली, पंजाबी, बिहारी मत बनो, आगे भारतीय बनो। आज इधर जो प्रोग्राम हो रहा है, हमको ये महसूस हो रहा है कि हम पहले एक भारतीय है। यही इस प्रोग्राम का हमको दिया गया सबसे बड़ा दान है। नमस्कार। रवि राय जी और लोहिया जी के चिंतन और उन लोगों के पैर में मेरा सतकत प्रणाम। नमस्ते। डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी जी ने अपने वक्तव्य में बताया था कि क्रांति प्रकाश जी इस सभागार में उपस्थित हैं, और मुझे जो ये सत्र की वक्ताओं की सूची दी है उसमें क्रांति प्रकाश जी का नाम है। मैंने पुकारा भी था, यदि वे इस सदन में उपस्थित हैं तो फिर कृपया मंच पर पधारने का। गला बैठा हुआ है आपका? अच्छा, ठीक। हम सब बहुत मनोयोग से अब सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी
उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदरणीय बिमला प्रसाद दास जी को सुनेंगे, लेकिन सोमव्रत दास गुप्ता जी ने जिस तरह से शांति निकेतन का उल्लेख किया, तो इस विषय के संदर्भ में बहुत कुछ याद आया। और वो ये कि एक तो यही बात कि आप शांति निकेतन का उल्लेख कर रहे हैं, देवी प्रसन्न पटनायक साहब शांति निकेतन में वर्षों रहे और मेरे बचपन के 10 साल शांति निकेतन में बीते, तो वो एक सहज रूप से एक याद है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है जिसमें तपोवन की संस्कृति की बात की गई है। रविंद्रनाथ स्कूलों से भागे, बिल्कुल दड़वे नुमा स्कूलों से, इतने बड़े परिवार का सबसे छोटा बेटा, वो तो 13वीं संतान थे अपने माता पिता की, और उनके दादा द्वारकानाथ टैगोर तो प्रिंस कहलाते थे, राजा राममोहन राय के समकालीन थे, सहयोगी थे, और दोनों की मृत्यु संयोग से इंग्लैंड में हुई, राजा राममोहन राय की भी और द्वारकानाथ टैगोर की भी। लेकिन इतने बड़े समृद्ध परिवार का बेटा वो उन सब स्कूलों से भागा जो सीमेंट गारे से आलीशान जिनकी इमारतें थी वहाँ उनसे बना हुआ था। और वो जो स्कूल है आज भी कलकत्ता में है, उस पर लिखा हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो जहाँ से वो भागे थे वो उस गौरव को भी चुरा लेना चाहते हैं। और वो तपोवन में आए, कैसे आए, उसका किस्सा आप सबको मालूम है कि महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर 1870 के आसपास उस अंचल से गुजरे और वहाँ सिर्फ एक पेड़ था सप्तपर्णी का, जिसकी बड़ी महिमा शांति निकेतन में है और उसके पत्ते दीक्षांत समारोह में डिग्री के साथ दिए जाते हैं। लेकिन वो जो एक जगह थी जहाँ सिर्फ एक पेड़ था, उसको तपोवन का स्वरूप किस तरह मिला, कैसे वहाँ आम्रकुंज बने, कैसे बकुल भी थी बनी, कैसे शाल भी थी बनी, उन सब की अपनी कहानी है। और वो अपने हृदय में एक मनोरम एक वातावरण पैदा करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो या ये कहें कि एक महत्वपूर्ण बात कही थी तमाम बातों में, वो ये कि मनुष्य से मनुष्य की दूरी कैसे कम हो, और दूसरा प्रकृति से मनुष्य की दूरी कैसे कम हो। ये दो महत्वपूर्ण उनके विचार थे। आज जब हम वैश्विक संदर्भ में पर्यावरण की, जैविक खेती की, इन सब पे विचार कर रहे हैं, तब पहला जो सवाल आता है कि अचानक जैविक खेती अपनाने से जो घाटा होगा उसको कौन झेलेगा, कितने समय तक झेल पाएगा। आज मोटे अनाजों की बात हो रही है जिनको हमने लगभग 40-50 साल पहले छोड़ दिया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ एक बार फिर से ये जो बीमारियां आ रही हैं हम सब देख रहे हैं, जिसको डायबिटीज से लेके तमाम बीमारियां, और कहा जा रहा है कि अब मोटे अनाज ही इन सब से हमको बचा सकते हैं। जो मोटे अनाज किसी भाव नहीं बिकते थे, उनका एकदम से रातों रात वो शहरी क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो ये जैविक खेती जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कह रहे हैं, तो ये कौन खरीद सकता है। हम सब तो अभिशप्त हैं उन्हीं जहरीले रसायनों में से उगी हुई सब्जियों की, जाने कहाँ की सब्जियां कैसे, लेकिन जीवन चलाना है तो खा रहे हैं। शरीर में कौन सा जहर पहुंच रहा है हमको नहीं मालूम है। इसलिए ये सारी चीजें अचानक हम कैसे एक झटका लगाते हुए कैसे फिर से उस जैविक खेती की तरफ पहुंचे, और क्या हम पहुंच सकते हैं क्या। जब तक जन खड़ा नहीं होता है इसके खिलाफ, और जब तक हम अपनी ज़रूरतें नहीं कम करते हैं, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारी पृथ्वी का पर्यावरण का संकट हमारे उपभोग की देन है, चाहे वो हमारे वार्डरोब में भरे हुए कपड़े हों, चाहे हमारे रोज हर महीने बदलते हुए जूते हों, या कुछ भी हो, उन सब की देन है। अब हम लौटकर फिर से किस तरह से सादगीपूर्ण जीवन शैली अपना सकते हैं, ये तो हम सब के लिए सोचना बहुत कठिन काम है। वो आज से 2500 साल पहले सुकरात के ज़माने में कोई दार्शनिक हुआ था जिसने जो सारी चीज़ों को छोड़ता चला गया, और अंत में उसके पास एक गिलास था, तो नदी में उसने पानी पिया, तो उसने कहा कि इस गिलास की भी जरूरत नहीं है, उसको भी छोड़ा। तो कहाँ तक छोड़ सकते हैं हम लोग, इस पर निर्भर करेगा, और ये सामूहिक भावना पर निर्भर करेगा। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ श्रद्धेय श्री बिमला प्रसाद दास जी को
मंच पर यहाँ पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। मंचासीन समस्त अतिथिवृंद एवं मो सामने बसी समस्त भद्रमंडली सम्माननीय देवी प्रसन्न पट्टनायक, मु आज जो सब्जेक्ट देइचंती ता उपरे किछि कहबी। ता पूर्व तो मोर पूर्वतन वक्ता कही सारे जे मनीषर दूरत्व जमती रहिबो नाही, मनीष ठारू एनवायरनमेंट दूरत्व जमती रहिबो नाही। मोर वक्तव्यटी मु किछि ओडिया रे कहबी आउ किछि इंग्रेजी रे मध्य कहबी, कहीं ना ये गोटे क्रिटिकल सब्जेक्ट। आदि आमर सब्जेक्ट देइचंती when state and market overall society towards a social ecology, that is the subject they have given. ये हवा, ये पानी, ये पवन, ये पानी, ये मदर अर्थ, ये किसी का है, ये हमारा है। This is our fundamental right. We are bound to get clean air, clean water and nutritious food. Are you getting it? Is there the luxury of bottled water is not for the persons those who stay in slums. They don't have that luxury. Why the air is not breathable? Why the water is not drinkable? Delhi is the best example of India, that it is one of the most polluted state in Odisha, in India. So it is all our creation, right from the humanity came into existence. They have stated that it is our luxury to enjoy the nature. We'll destroy the nature, we'll cut the trees, we'll make habitat our own, the place for our own habitation. The other animals will go away from that place. And that is one of the reasons, and mostly the corporate sectors, big industries, the most polluted industries like aluminium, like ferrochrome, all these industries, those who are taking water from the river and clear water or dirty waters are again left into the river. We begin that we call in our Hindu myth, we call earth as our mother, and we are all her children. We always pray, let there be peace in sky and in atmosphere, peace in plant and the forest, and everything is peaceful, so that there will be undiluted and fulfilling peace everywhere. Our Odisha re, there is a tradition in Raja festival that we do not dig the earth on that day. That was Mother Earth's day. We worship the earth. So,
But what we have done, there's an unabated molestation of the nature, resulted in pollution of air, water, and disease unknown here too, resulted in industrial pollution. But the eye was opened in the 19th century when attempt was made by the legislature in the UK to control the pollution, passing the act called Alkali Act. The smog in December of 1952 caused 4,000 deaths in London alone, that led to the passage of Clean Air Act 1956. But we, from the deep slumber, we raised in the year 1972, 16 June, on Declaration of United Nations Conference on Human Environment, so adopted at Stockholm. And the Stockholm Declaration, the first segment was, man has the fundamental right to freedom of equality, adequate conditions of life, and environment of quality that permits a life of dignity and well-being, and bears a solemn responsibility to protect, improve the environment for present and future generations. The Stockholm Declaration was followed by the Rio de Janeiro Declaration 1992. In this context, it was focused on social justice on the context of environment. Now, let us come to the social justice. And it was not a immediate or near, very innovation in the few years back or it is an innovation that is as back as Karl Marx. The topic, coming to topic, the market-dominated society runs on competition. They want competition. Private profit, constant pressure to cut costs. Pressure can push the company to ignore the environment limits because of air, water, soil do not show up on their balance sheets. Pollution becomes an unpaid bill for the public. Socialism argues that shared problems need shared control, but its record is mixed. To understand whether socialism can protect the natural resources, it helps to take us to look at its theory and its history. Karl Marx believed that capitalism creates environmental harm by treating the nature as a resource to extracted for profit. What has been done in Orissa? Unabated digging of mines, excavation of mines and taking away the mineral resources. That is what happened in Orissa also, Orissa, Bihar, in many states in India. And that adds to the profits of those corporates. But what people get? Nothing. The periphery of the mines area, if you go in Orissa, you will find the poverty is still there. But the Mercedes and the Porsches are available abundantly in that place, you will see. But the periphery, CSR is there, but CSR is spent somewhere else, not for the purpose for which that CSR fund is done. That is gone for some of the influencer people that making up quarter, renovating circuit house, many things, many ways they are spent. Karl Marx wrote about metabolic rift, the growing gap between human production and natural system. That is what
my friend was saying, that support it. In his view, only collective ownership could repair the break. If workers and communities controlled industry, they could plan production in the ways that honor long-term needs. Marx saw nature as a foundation that requires careful stewardship. This theory has strength when the public, meaning that when the public controls the major industries, it can set rules that protect the shared resources without bargaining with private interests. Public energy sector can shift to renewable because of its job is to serve the society instead of chasing the profit. A public agriculture system can invest soil restoration even when it takes decades to pay off. Socialism can free policy from short timelines that market relies on. This was the theory of Karl Marx, as he told. But what is the history? History shows the socialism in practice is not the same. Take the example of Soviet Union. The public ownership and the central planning, yet it created some of the worst environmental damage in 20th century. The Ariel Sea disaster came in state directed irrigation plants, ignored the ecological system. Ariel Sea, there was a lake, big lake, which was two tributaries were adding water to that lake. Those two tributaries were diverted for the purpose of agriculture, and ultimately the lake became dry and became desert now, can say very well, you know. The Ariel Sea disaster came from the self-directed of irrigation plants and ignored the ecological rivers. Rivers were poisoned by unchecked industrial waste, soil across wide regions degraded under the production target and rewarded output, not sustainability. China made under Mao followed a similar pattern of going campaign for the first industrial growth led to deforestation, polluted water and collapsed farmland. The failure were not caused by collective ownership alone. They came from the rigid planning, secrecy, lack of democratic oversight. When the state owned everything and faced no accountability, industries hid problems and leaders chased numbers that looked good on paper but broke the land. The public could not correct the course. The result shows that socialism without transparency and participation can harm the environment as much as aggressive market system. The strongest protection comes from the blending of strength of socialism with democratic oversight. Public ownership of regulation can set clear environmental boundaries. Democratic cannot ensure those boundaries stay tied to real community needs. Market tools can still play a role by rewarding the sustainable innovation, while public planning ensures essential resources are preserved even when the market fails. I may say, one paragraph I have borrowed from a book. The author is Thomas L. Friedman. Name of the book is Flat, Hot, Flat and Crowded. That is in the context of China. The more China leadership pushes to make green growth real, the more it is taking
its credibility on its goal. Therefore, one has to wonder whether the leadership can afford not to empower China's civil society and unleash it as a green watchdog that can buttress the new regulations being passed from the top, so that actually, so they actually implemented this time. China's citizens are leadership's only ally against the bureaucratic and the private sector. This dynamic, the green movements historically have started grassroots movements. Grassroots movements in democratic societies. They start from the bottom, usually as a society achieves a certain level of economic growth and develops a large, secure middle class that cares about the issues. Many countries, including China, America, have wonderful environmental laws on the books, but the civil society groups to monitor and compliance and bring the lawsuit against the local governments and companies that try to skirt the rules to violate the human right, those laws will always be vulnerable. I may, this is one quote. Before ending my speech, I'll say one thing from my own experience. In India, we have also very strong laws, Air Act, Water Act, Environment Protection Act, the Biological Waste Management Act. There are many acts are there. But are they strictly and effectively pressed into service? Are the officers looking at the spirit of law or only the rules? In one incident when I was the chairman of Appellate Authority of Pollution, Appellate Authority constituted under the Air Act and Water Act, Environment Protection Act. I came across one case. There is a restriction that a crusher, stone crusher cannot be established within 1,000 meters of a village. Village has been described. The pollution board did not give the consent to establish. He came in appeal. Yes, my village, the village and the crusher is more than 1,000 meters. But in between the site of crusher, there is one establishment of CISF. CISF personnel are staying there. The argument was that was not a village. That's some people that doesn't come within the meaning of the village as defined under the law. But what is the spirit of the legislation? That it should not affect the human body, human beings. So, maybe a village, maybe an establishment. From the establishment it is less than 1,000 meters. It will affect the persons those are staying there. So the legislation is very well, but to read it, not to read its spirit, not to read the intention of the legislature will bring harm to the general public and public those who are suffering for this pollutions. And there are, and at the end I may say, socialism can socialism protect air, water, soil in a market-dominated society? My answer will be yes. It brings public authority, long-term planning and strong democratic accountability together. Socialism can correct the market blind spots, give nature a seat at a table and
put shared well-being at the center of the economic life. But success depends upon how it is designed, how firmly the people hold the institution their problem. So the responsibility lies on the people. Why China is failing? Because the people are not implementing, not bringing the vow letters to the book. That is also our case. We are not strong enough to bring the vow letters to the book. So it is the people's participation, people, health and society's cooperation that will certainly bring the environmental equality as per the in the line of socialism in India also. Thank you very much. इतने सुंदर वक्तव्य के लिए बहुत आभार आदरणीय न्यायमूर्ति जी। न्यायमूर्ति जी ने तमाम सारी विसंगतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें विधि क्षेत्र की विसंगतियां, जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा। इस क्रम में ये याद आता है कि आज जिस दिल्ली से लोग भाग रहे हैं, 1995 में MC मेहता नाम के वकील ने एक जनहित याचिका दायर करके वहां से दिल्ली शहर से सारे छोटे मोटे कारखानों को निकलवाया था। अगर वो जनहित याचिका नहीं होती तो दिल्ली से लोग कब के पलायन कर चुके होते। तो ये जनता की भागीदारी, प्रबुद्ध जनों की भागीदारी का विषय है। अभिषेक रंजन सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये इतने महत्वपूर्ण सत्र पर और इसे और कभी बढ़ाएं, इस बार नहीं तो अगली बार, और इसके माध्यम से, चूंकि इस विषय में लिखा है कि समाजवादी कार्यक्रम क्या है, न्यायमूर्ति जी ने उसे प्रकाश डाला है, लेकिन एक ठोस कार्यक्रम, जैसा कि डॉक्टर चौधरी ने कहा कि हम पेड़ लगाएं, पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से क्या बहुत ज़्यादा कुछ हो पाएगा? जिस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी गति जारी रखे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण सत्र के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बहुत आदर के साथ अभिषेक रंजन सिंह जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। अभिषेक रंजन जी अगर कहीं व्यस्त नहीं हो तो मैं, ठीक है, तो दर्शक दीर्घा से आदरणीय शहनवाज कादरी साहब, आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पर कृपया आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम सबको मिलके ही ये सत्र चलाना है जी। आपको तकलीफ तो होगी जी। कादरी साहब, आप ही इसको 5:45 तक इसको जारी रखना था हमको, और 5:30 बज चुके हैं। ये अब आगे का सत्र कादरी साहब के हवाले। धन्यवाद ज्ञापन भी, और आधा घंटा इस सत्र को प्रश्नोत्तर क्रम में चलाना है वो भी। तो पहले हम प्रश्नोत्तर क्रम देख लें कि पहले हम समापन कर लेंगे इस सत्र का। आदरणीय न्यायाधीश जी और हमारे दो पूर्व वक्ता, जैन जी ने वैसे ही इस विषय को इतना आसान कर दिया था, जो सामान्य जन के लिए हमारी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो दैविक वरदान हमको मिला था, और सरकारों के, विदेशी कंपनियों के और हमारे समाज के कारण उस वरदान को आज अभिशाप के रूप में हमारे ऊपर लादा जा रहा है। हमारी वो मूलभूत आवश्यकताएं कारोबार के नाम पर, विदेशी धन के नाम पर हमसे छीनी जा रही है,
और हम निरीह प्राणी की तरह इस धरती पर प्रदूषण झेलने के लिए मजबूर हैं। केवल एक कारण नहीं है इसका, इसके कारण इतने हैं कि अगर हम स्वयं अपने आप को थोड़ा सुधार में ले आवे, जैसे वेस्ट का है, जैसे सफाई का है। प्रदूषण केवल पेड़ कटने से और पहाड़ काटने से नहीं हो रहा है। प्रदूषण सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। सफाई केवल नाम के लिए होती है और सफाई का जो हाइजीनिक पक्ष है वो कोई देखता नहीं। हम क्यों पट्टा देते हैं खनन के लिए? एक कमेटी बैठे जो ये तय करे कि खनन से कितना राजस्व आता है और प्रदूषण को रोकने में कितना राजस्व जाता है। मेरा मानना ये है कि जो राजस्व आता है उससे 4 गुना ज्यादा राजस्व जाता है। आप बैन कर दीजिए, 5 साल के लिए खनन बैन कर दीजिए। आप 5 साल के लिए विकास के नाम पर पेड़ काटना बंद कर दीजिए। विकास के लिए वो जगह तलाशिए जहां पेड़ न काटना पड़े। दुनिया कहां पहुंच गई है और हम आज भी उसी जगह पड़े हैं। एक तरफ पेड़ काटा जाएगा बड़ी तादाद में, दूसरी तरफ पेड़ लगाने का समारोह होगा और अरबों रुपए स्वाहा हो जाएंगे। अगले साल उस पेड़ की गिनती सरकार की गरज नहीं है कि वो ये करके देखे कि जितने पेड़ लगे थे उसमें कितने जीवित हैं कितने नहीं हैं। पैसा तो जनता का जा रहा है। रही बात यह कि इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा। डॉक्टर लोहिया ने नदियों को जोड़ने की बात कही थी। आज नदियों को सकरा किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। नदियों को जोड़ने के पीछे जो लक्ष्य था वो ये था कि सारी बड़ी और छोटी नदियां जब मिलेंगी तो पूरे देश की धरती सिंचित हो जाएगी, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। उस पर काम नहीं हुआ। अब भी जरूरत है उस काम को करने की। हम डॉक्टर लोहिया के मानने वाले लोग हैं। समाजवादी कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। इस पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम इस बात को भी भूल जाते हैं। पहले आप गांव की तरफ का पलायन क्यों नहीं रोकते? अगर आप गांव में सुविधाएं दे दें तो गांव का पलायन रुकेगा, और जब गांव का पलायन रुकेगा तो गांव का विकास होगा। गांव में शुद्ध हवा मिलेगी, गांव में शुद्ध पानी मिलेगा। शहरों में सरकारी पानी जो कुछ भी आता है, मेरा मानना यह है कि वो पूरे तरीके से शुद्ध नहीं है। मैं अपने लखनऊ की बात कर रहा हूं। हफ्ते में 4 दिन मेरे ख्याल से पानी प्रदूषित आता है। 1 घंटा नल, जनरल शिकायत है, नल चलाने के बाद बदबूदार पानी खत्म होता है, तब उसके बाद लोग भरते हैं। उस 1 घंटा जो पानी वेस्ट जाता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पानी पैदा तो होगा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि अगली जंग जो है पानी के लिए होगी, और हम पानी का इतना दुरुपयोग करते हैं जितना दुरुपयोग दुनिया में कहीं नहीं होता है। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा जमीन जो है वो बिल्कुल जलवायु ठीक रहे, हमारा वातावरण ठीक रहे। ये हमारी अपनी भी कमियां हैं। खाली सरकार हर काम नहीं करती, लेकिन सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा दोषी है। प्रदूषण अगर रुक गया
तो दुनिया की जो मेडिकल मार्केट है, जो काकस है, जो सरकारों को न जाने कितना कमाई का जरिया है, वो रुक जाएगा। आप पिछले दिनों एक बीमारी चली थी, उस बीमारी में बहुत कुछ कंपल्शन था, और अब जब रिपोर्टें आ रही हैं कि वो बीमारी थी ही नहीं, उसकी दवाएं गलत चली हैं, जिसके कारण साइड इफेक्ट से सारी बीमारियां पैदा हो गई हैं। हार्ट अटैक का एक जनरल नियम आया है, जनरल सर्वे आया है कि उस वैक्सीनेशन के बाद हार्ट की बीमारियां बढ़ी हैं। जिम्मेदारी किसकी है? जनता क्या कर लेगी? आप जबरदस्ती किसी को वैक्सीन लगाओगे बगैर ये जांचे हुए कि ये वैक्सीन कौन सी है, कहां से आई है, कैसी बनी है। अब अगर बाद में इसकी रिपोर्ट आई तो आपने क्या कार्रवाई की? आज जो पानी बोतल में मिल रहा है, अभी एक रिपोर्ट आई है कि इस पानी का जो, जिसे मिनरल वाटर आप कहते हो, जिसे आप ये बिस्लरी और फलाना ये जो चीजें आ रही हैं, इन सब में उस चीज की कमी है जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। क्या करे आदमी? सरकारी सप्लाई का पानी ठीक नहीं, नदियों की हालत प्रदूषण की है। हम बनारस के रहने वाले हैं, गंगा हमारे बचपने में जैसी थी, 19,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद उससे 100 गुना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। हम किनारे जाते थे गंगा के, और उस पार जाकर के आदमी वापस स्वस्थ होकर लौटता था। आज मेरा दावा है कि बनारस के घाटों के किनारे से उस किनारे चला जाए आदमी, उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। आप इसकी जांच करा लो, आप इसको देख लो। देश में दो चीजों पे कभी ध्यान नहीं रहा। जैसा मेरा एक और निवेदन है, खान पान। हिंदुस्तान वो देश है जहां खाने की चीजों की टेस्टिंग होती ही नहीं है, एक्सपायरी डेट की चेकिंग होती ही नहीं है। एक्सपायरी डेट दवाओं की एक्सटेंड कर दी जाती है और सजा कोई नहीं है। दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा सख्ती अगर किसी चीज पर है तो खाने की चीज की मिलावट पर है, उसकी एक्सपायरी डेट पर है। उसको आप, हमारे यहाँ दूध है, ब्रेड है, लोग एक एक हफ्ता रखते हैं, वहां टाइमिंग है, इस टाइम के बाद उसको वेस्ट करना है आपको, और हम उसे खाते हैं। बीमारी की जड़ तो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल नहीं है। सरकारों का ध्यान जो है वो जन स्वास्थ्य के ऊपर है ही नहीं है। हमें आपको इस पर कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा, हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और डॉक्टर लोहिया की नीति जंगल, पेड़, पहाड़, नदियां, इन चार चीज को अपना आराध्य मानना पड़ेगा, तब जाकर के इस देश में पर्यावरण की समस्या हल होगी। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस सत्र का समापन की घोषणा करता हूं। सदर कादरी साहब को मैंने अचानक बुला लिया था, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर वक्तव्य दिया, उससे हमको समझ में आ सकता है कि राजनारायण जी के जो लोग हैं वो कितने मजे हुए पक्के हैं। उनके चरणों में बैठकर अगर हम लोग सीखें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये है कि अंततः लोहिया जी ने जो कहा कि आश्चर्य जताया कि इस देश में कभी असंतोष क्यों नहीं हुआ इस जनता के बीच में पर्यावरण को लेके,
छोटे छोटे समूहों में आंदोलन हुए हैं। जैसा हम जानते हैं कि चिपको आंदोलन की जड़ में राजस्थान की वो घटना थी जो बिश्नोई संप्रदाय की महिलाएं थी, बिश्नोई 20 और 9, तो बिश्नोई, तो जम्भोजी महाराज ने वो जो संप्रदाय बनाया उसमें 29 सूत्र थे। उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र थे कि खेजड़ी का पेड़ नहीं काटेंगे और दूसरा चीतल, सांभर, हिरण का शिकार नहीं करेंगे। उन महिलाओं ने खेजड़ी के जंगल कटने से रोके, कहा कि कुल्हाड़ी हमारे ऊपर पड़ेगी। और वो घटना चिपको आंदोलन की, शिव सुंदरलाल बहुगुणा ने उससे लगभग 250 साल बाद उस घटना से प्रेरणा ली और चिपको आंदोलन हुआ। लेकिन उस तरह की प्रेरणा इस देश की जनता में से कहाँ गायब हो गई है। और जो लोहिया जी कहते हैं कि हम इतने सहिष्णु हैं हर मामले पर, तो वो उस बात को ध्यान में रखते हुए जनता की भागीदारी, पर्यावरण के क्षेत्र में जो विनाश हो रहा है उसमें उसको बदलने के लिए, उसको रोकने के लिए कैसे सुनिश्चित करें। हमारे न्यायमूर्ति जी ने, विद्वान वक्ता डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी जी ने और सोमव्रत दासगुप्ता जी ने इतना कीमती समय दिया। हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है, तो कादरी जी के संयोजन में प्रश्नोत्तर का एक 10 मिनट का सत्र हो सकता है। अगर हमारे बीच कोई सज्जन अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो विद्वान वक्ता यहाँ उत्तर देने के लिए 10 मिनट के लिए यहाँ मौजूद हैं। जी, हाँ, सुझाव भी। माइक यहाँ पर दे दिया जाए, एक कॉर्डलेस माइक मंच पर। जी, अच्छा, हाँ, वो भी कराएंगे, ये सत्र हो जाए जी, उसके बाद। जी, कोई प्रश्न या कोई सुझाव नहीं है? जी, हाँ, आइए आइए आइए, ठीक है। हमारे बीच में सिद्धराम जगदाले जी हैं और वे एक देशभक्ति का गीत सुनाने के इच्छुक हैं। हम उम्मीद करते हैं, यहाँ आ जाइए आप, यहाँ। सबको प्रणाम। जगदाले जी यहाँ आ सकते हैं आप। हाँ, इसको मैं आए। महाकोटि कोटि जन आराधिसुव ममते मंगल माते, जय जय भारत माते, जय जय भारत माते। स्वातंत्र तंदनमा नेच्चिन नायक पूज्य महात्मा गांधी, जय गांधी जय गांधी जय गांधी जय गांधी। राम मनोहर लोहिया नेता विश्व शांति गे नांदी, विश्व शांति गे नांदी। नमಗಾಗಿ ಮಡಿದ ಆ ವೀರರು ಪಡೆದ ನಿರ್ಮಲ ನಿಶ್ಚಲ ಖ್ಯಾತಿ, ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ। ಬಲ ಭೀಮ ಹನುಮರು ವೀರ ವಿವೇಕರು ಜನಿಸಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಬಲ ಭೀಮ ಹನುಮರು ವೀರ ವಿವೇಕರು ಜನಿಸಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ। ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ। ಆ ಬಸವ ಶಂಕರರು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಬೆಳಗಿದ ಶರಣರ ನಾಡು, ಬೆಳಗಿದ ಶರಣರ ನಾಡು। ಆ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಕವಿ ರಂಗ ಪಂಪರನು ಕರುಣಿಸಿದ ಮಹಾಮಾತೆ, ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ಮಾತೆ। ಆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿಖ ಸಹಾಯಕ ಸೈನಿಕ ಶೂರರ ಭೂಮಿ, ಆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿಖ ಸಹಾಯಕ ಸೈನಿಕ ಶೂರರ ಭೂಮಿ। ಜೈ ಭಾರತಿ ಜೈ ಭಾರತಿ ಜೈ ಭಾರತಿ ಜೈ ಭಾರತಿ। ಆ ಓ ಭವ ಝಾನ್ಸಿ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಮರ ಕಹಳೆಯ
ಕೂಗಿದರು, ಸಮರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಾಡಿದರು. ತಿಳಿಯಾದ ಉಡಿಸಿ ತಿರುಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ವರಕವಿಗಳ ಈ ನಾಡು. ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಆ ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಕ್ಷೇತ್ರವನದೊಳು ವಾಸ ಮಾಧವಾನಂದ. ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ. ಆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಮಂದಿರ ಮಸೂಜದಿ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ. ಆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಮಂದಿರ ಮಸೂಜದಿ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ. ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಬಳ್ಳಿಯ ಹೂಗಳು ನೀನೆಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತೆ. ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ರಾಮ್ मनोहर लोहिया ಅವರಿಗೆ जय जगत। सिद्धराम जगदाली जी, आपने इतना सुंदर गीत सुनाया, हम सब जो है भावना से भरे हैं इस सत्र के लिए। आप सब ने इतने ध्यान से सुना, विद्वान वक्ताओं ने इतनी सुंदर बातें कहीं, और धन्यवाद ज्ञापन के बाद हम इस सत्र के समापन की घोषणा करते हैं। हाँ, आ जाएगा, अभी तो बैठे हैं। हाँ, आप आ जाइए जी। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। मैं वेस्टर्न यूपी मुराद से आया हूँ। एक में पढ़ रहा था, इसमें राष्ट्रीय विचार मंथन, डॉक्टर लोहिया विश्व सरकार की बात करते हैं, विश्व नागरिक की बात करते हैं। डॉक्टर लोहिया का जो चिंतन एक समाजवादी चिंतन है। क्या महसूस नहीं होता राष्ट्रीय शब्द लगा के हम कहीं संकीर्णता की और नारोनेस की तरफ जा रहे हैं? ये क्वेश्चन है। आप उत्तर दीजिए। नहीं, आपसे वरिष्ठ कौन? आपका जो सवाल है, बिगड़ घर के समाज नहीं होता, बिगड़ समाज के शहर नहीं होता, बिगड़ जिलों के प्रदेश नहीं होता, बिगड़ प्रदेश के देश नहीं होता। हमारी दृष्टि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन हमारी कल्पना अपने उत्थान और अपने परिधि की है। हमारा देश, हमारी वो सोच जिससे देश जिस दिन मजबूत हो जाएगा, हम उसके बाद दुनिया में अपनी बात कहला पाएंगे। अभी तो आज हम अपनी बात अपने देश में नहीं पूरी कर पा रहे हैं। जिस दिन समाजवाद के मूलभूत सिद्धांत को ये देश मान लेगा, दुनिया अपने आप मान लेगी। आपकी बात का जवाब यही है, पहले हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और जब राष्ट्र सर्वोपरि हो जाएगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय अपने आप हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद काजी साहब। और यहाँ पर आज के सत्र का समापन की हम घोषणा करते हैं। रुंगटा साहब इस आयोजन के महत्वपूर्ण भागीदार हैं, वो कल के कार्यक्रम की यहाँ पर घोषणा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। बिना श्रोताओं के किसी भी सभा का आयोजन का कोई महत्व नहीं होता है, और आपने यहाँ उपस्थित जो हमारे अतिथिगण हैं, जो वक्तागण हैं, उनको आप लोगों ने सुना, और हर वक्ता ने आपको एक नई बात कही। किसी ने आपको शांति निकेतन के बारे में बताया, किसी ने आपके कर्तव्यों के बारे में बताया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ हम सुनकर घर चले जाएं या कुछ न करें तो वो अपने आप में एक अपराध बोध भी होता है, और वो उसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है।
अगर हम किसी सभा में जाते हैं या किसी को सुनते हैं, किसी के अनुभव को सुनते हैं या किसी की सलाह को अगर मानते हैं, तो हमें उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए। हमें बोलना सीखना होगा, हमें बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। सिर्फ चर्चाओं से समाज में सुधार होना वो उचित नहीं है, वो हो भी नहीं सकता है और कभी हुआ भी नहीं है। आज चाहे लोहिया रहे हों या गांधी रहे हों या और भी जो आज हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं, ये समाज के बीच में आवाज उठाते हैं। और आवाज, हमारी आवाज जब तक हमारे शीर्ष पे बैठे हमारे जो जननायक हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जब तक वहां हमारी आवाज जोर शोर से नहीं पहुंचेगी, जब तक उनको हमारी आवाज की इस बात का एहसास नहीं होगा कि हाँ, जनता हमारे शासन से नाखुश है या जनता में या समाज में किसी तरह का विद्रोह हो सकता है, तब तक आपकी आवाज का कोई महत्व नहीं है और तब तक वो देश में सुधार की संभावना या देश में सुधार के लिए आप अगर सोचते हैं तो वो व्यर्थ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप आवाज उठाएं। सही और गलत का निर्णय बाद में होगा। आपके मन में समाज के प्रति, इंसान के प्रति, सरकार के प्रति जो भी आप इच्छा है, आप उसको जाहिर करें। यही हमारी तरफ से आपकी तरफ एक अनुरोध है, एक संदेश है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रुंगटा जी। मुझे आयोजकों की तरफ से जो कार्यक्रम की सूचना मिली है, उसमें इस सत्र के बाद चाय का बताया गया है कि चाय मिलेगी। हो सकता है हमको बाहर चाय मिले। कल सुबह 11 बजे से यहाँ सत्र प्रारंभ होगा। हम निर्धारित समय पर यहाँ पर सब उपस्थित होंगे। बहुत धन्यवाद जी।